नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सराफ है। मैं यूपीएससी के सिविल सर्विस परीक्षा 2019 में ऑल इंडिया रैंक 8 प्राप्त किया हूँ। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है 2013 में सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं रेलवेज में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। सिविल सर्विस परीक्षा में मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। उसके पहले मैंने 2015, 17 और 18 में भी एग्जाम दिया था और 17 और 18 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने रैंक इंप्रूवमेंट के लिए फिर से एग्जाम दिया था। मेरी स्ट्रैटेजी बेसिकली ये थी कि जैसे जो ज्यादातर टॉपर्स फॉलो करते हैं, करना वही होता है। एग्जाम इज इन सच अ वे दैट इट इज नॉट वेरी यूनिक व्हाट यू हैव टू डू, बट द की लाइज इन कंसिस्टेंसी। कि आपको जो आपको पता है कि आपको नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये सब आपको कंसिस्टेंटली करना है, ऑनेस्टली करना है और रिवाइज करना है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो जो आपका ट्रेडिशनल नॉलेज है, एवरी टॉपर हैज मेंशन्ड दैट इट हैज बीन मेंशन्ड इन मेनी ब्लॉग्स, उसी को ऑनेस्टली और डिलीजेंटली करना है। एक चीज और है कि जब आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साइकिल में लग जाते हैं तो आपको यू हैव टू रीओरिएंट योरसेल्फ रिगार्डिंग हाउ the stage of the exam in which you are, how it wants you to attempt the paper. Like prelims में आपको factual चीजें ज्यादा पता होनी चाहिए, तो वो चीजें आती हैं। मेंस में आपको एनालिटिकल ज्यादा होना पड़ता है। इंटरव्यू में आपको अपने डैफ पे फोकस करना पड़ता है। तो वैसे आप खुद को रिओरिएंट करते जाएं। प्लस एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है मेंस और इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन आपका। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड या फिर जो आपका मेंस का कॉपी चेक एग्जामिनर है, कॉपी चेक कर रहे हैं, वो दे आर सीइंग हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज लाइक दैट। तो इफ समथिंग स्टैंड्स अपार्ट टू देम, देन दे आर मच मोर लाइकली टू गिव यू मोर मार्क्स। वैसे ही अगर उनको आपकी कॉपी चेक करने में इजीली आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन फ्लुएंट है, लूसिड है, आपने प्रेजेंट ऐसे किया है, अपना पॉइंट्स की उनको इजीली दिखता जा रहा है, तो दे आर मच मोर लाइकली टू गिव यू मच मेनी मोर मार्क्स। तो एक चीज प्रेजेंटेशन, दूसरा चीज कंसिस्टेंसी, तीसरा चीज ये है कि फटीग आने लगता है। 5 महीने से पढ़ रहे हैं, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, फिर 1-2 साल हो गए। तो फटीग के लिए आप क्या करें, अपने जो दिन में है उसमें फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे ब्रेक्स दें। और उसके बाद एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाए, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पीयर्स है, सीनियर्स है, उनसे बात करते रहें, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, कॉन्फिडेंस का कमी ना हो। हर हर किसी के इंसान, हर कोई जो कंटेस्टेंट है, कैंडिडेट है, हर किसी के स्टेज में ऐसी लाइफ में ऐसी स्टेजेस आती हैं कि उनको लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हताश ना हो। थिंक ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ, री एनर्जाइज योर सेल्फ, टेक अ ब्रेक इफ इट इज नीडेड, and then rededicate yourself to the exam. So I would like to talk about what mistakes did I make in the previous attempts that I wrote for the civil service exam. 2015 में देखिए मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। मैंने 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे 100 में से। अगर आपको डिसेंट चांसेस अपने बनाने हैं कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, तो यू हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 85 to 90 क्वेश्चंस। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और उसमें पैटर्न तभी चेंज हुआ था। मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसके कारण गलती हुआ। मेरे को अटेम्प्ट करना भी नहीं आता था पेपर ठीक से। जो एलिमिनेशन होता है या फिर 3 आइट्रेशन में पेपर करना होता है, वो भी मैंने नहीं करा था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये सब चीजें इंप्रूव करी एंड आई गॉट 140 मार्क्स आउट ऑफ 200, एंड विच वाज लाइक 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ ऑफ फॉरेस्ट सर्विस, एंड दैट इज समथिंग एनीवन एंड एवरीवन कैन डू। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ऐसे पेपर गलत इंटरप्रेट कर लिया था मेरा। तो ऐसे पेपर मेरा काफी खराब गया था। 105 मार्क्स आए थे मेरे, विच वाज लाइक 40 मार्क्स, 35 मार्क्स बिलो द एवरेज स्कोर ऑफ एन सिलेक्टेड कैंडिडेट। उसके बाद मेंस का मेरा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं था सेकंड अटेम्प्ट में। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंप्रूव करने की कोशिश करी, बट इट डिड नॉट रियली वर्क। ऐसे में मेरे और मार्क्स कम हो गए थे। 79 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 250। तो एंड जो वहां पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उस टाइम पे, दे वर स्कोरिंग अबाउट 140। तो मेरे 60-70 मार्क्स कम थे उन लोगों से। तो मैं मेजर डिसएडवांटेज पे आ गया था इसमें। फिर वही मैंने प्रेजेंटेशन अपना इंप्रूव करा। जैसे मैंने पहले बताया था, 2017-18 में मेरा उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं रहा था। मैंने एक गलती ये करी थी, मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक पहले सॉल्व करता था मेंस में, हर पेपर में जीएस के, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आता था। तो ये दैट वाज अ मेजर ब्लंडर, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी खोल रहा है और आपने आखिरी 1 घंटे में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो सबसे पहले उसकी आंखों पे और आंखों के सामने आ रहे हैं। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, पॉइंट्स उतने अच्छे नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ह्यूमंस हैं वो भी, जाहिर सी बात है, 20-25 कॉपी चेक कर रहे हैं एक दिन में, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मार्क्स कम हो गए थे मेरे उसमें। आई गॉट 415 ओनली। 415 नंबर थे मेरे जीएस में 2018 में। इसको मैंने इंप्रूव करा। एक ऑब्वियस इंप्रूवमेंट था, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कीजिए, सीधी बात है। वो मैंने ब्लंडर करा था। दूसरा, मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन अपना सुधारा, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता था, अंडरलाइन करता था, फ्लो चार्ट डायग्राम्स काफी बढ़ा दिए मैंने। उसके बाद ऐसे में आई वुड लाइक टू थैंक माय फ्रेंड मिस्टर शुभांशु जैन। ही इज करेंटली एन आईपीएस ऑफिसर इन झारखंड अंडर ट्रेनिंग। उनने मेरा प्रेजेंटेशन काफी इंप्रूव करा है ऐसे में। ऐसे में मेरे साथ ये होता था कि मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता था, तो मैं बैलेंस नहीं कर पाता था।
पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कंक्लूजन, ट्रांजिशन बैलेंस नहीं कर पाता था, सिर्फ कंटेंट पे फोकस रहता था कि कंटेंट दे दूं, कंटेंट दे दूं। ऐसे इज नॉट अबाउट गिविंग योर कंटेंट, पहली बात। ऐसे इज अबाउट शोइंग योर थिंकिंग कि मैं कैसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे सोच पाता हूँ। कंटेंट आप जीएस में दिखा सकते हैं, कंटेंट टॉपिकल आंसर होते हैं जीएस में, आप दिखा सकते हैं कंटेंट वहां पे। ऐसे इज नॉट अबाउट योर कंटेंट। ये मेजर गलती मैं करता था। तो आप बैलेंस दिखाइए, वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर कीजिए। ऐसे में आपको बेसिकली ये है कि यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, 20 मिनट आपने उस टॉपिक पे सोचा है। ऐसा होता है कि मतलब 1.5 घंटे में आप 20 मिनट सोचेंगे और 1 घंटा 10 मिनट लिखेंगे, जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपने 20 मिनट उस टॉपिक पे सोचा है, तो कुछ नया एस्पेक्ट निकला होगा ना, आपने सोचा होगा उस पर, वो नया एस्पेक्ट दिखाने वाली बात है। कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने ऐसे लिखा था कि इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल माइट नॉट बी द इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये टॉपिक था, आई एम पैराफ्रेजिंग, बट टॉपिक यही था। तो उसमें सिर्फ ये नहीं दिखाना था कि इंटरेस्ट कैसे है सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी के लिए है, कैसे नहीं है, ये दोनों चीजें दिखानी थी। फिर क्यों कई बार ऐसा होता है, क्यों कई बार ऐसा नहीं होता है, कैसे आप इंश्योर करें कि ऐसा हो जाए कि सोसाइटी का इंटरेस्ट इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलाइन हो जाए, ये सब चीजें मैंने कवर करी थी, जिससे ऐसे एक कंप्लीट होलिस्टिक लगता है पढ़ने में। तो ऐसे इज नॉट अबाउट कंटेंट, ऐसे इज अबाउट पर्सपेक्टिव। तो ये बड़ी गलती मैंने 2017-18 में करी थी, जो मैंने सही करी है 19 में। और मैंने प्रेजेंटेशन का बता ही दिया कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट किया था, फ्लोट चार्ट डायग्राम ज्यादा यूज करे थे जीएस में। तो आई थिंक दैट माइट हैव हेल्प इंप्रूव माई स्कोर। देखिए ऐसा है कि यूपीएससी हैज मेड इनफ एफर्ट टू एंश्योर that coachings ka material and the dominance of coachings recedes, and it has been happening. Furthermore, the internet, the various websites like Insights on India, Civils Daily, IS Baba, etc., they have ensured the democratization of the content. आप घर बैठ के, अब वैसे भी अब गांव-गांव में इंटरनेट आने लगा है, आप घर बैठ के भी ये सब कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। कोचिंग का मटेरियल आप दिल्ली जाइए, 2 महीने में एक बार लेके आ जाइए। कोचिंग में क्लास में बैठना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैंने किसी किसी कोचिंग में किसी क्लास में नहीं बैठा था जीएस के लिए। मैंने कोचिंग से मदद सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए ली है। मैं कोचिंग गया था 2017 में, मेरे ऐसे मार्क्स कम थे, मैंने बताया था 105 मार्क्स थे। आई वॉज डेस्परेट कि मार्क्स इंप्रूव करना ही है। अगर उसमें मैं 30-35 मार्क्स बढ़ा लेता, आई वॉज इजिली आईएएस इवन इन दैट अटेम्प्ट। तो मैं रामास्वामी क्लासेस गया था, बट दैट डिड नॉट हेल्प एट ऑल। मेरे मार्क्स और कम हो गए थे उसके बाद। तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर एनी कोचिंग। सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए कोचिंग गया था, मैंने मटेरियल्स यूज किया था, बट नेट पे जो मटेरियल अवेलेबल है, नहीं तो एक बार दिल्ली राउंड मार लीजिए, हर किसी का कोई ना कोई दोस्त रिलेटिव होता ही है। प्लस आपको सब पता चलता रहता है, टॉपर्स के ब्लॉग्स होते हैं, उसमें एग्जैक्टली लिखा होता है कि इस कोचिंग का क्या मटेरियल लेना है, वो मटेरियल लेके आ जाइए, एंड दैट्स मोर देन इनफ। किसी क्लासरूम में कहीं बैठने की, दिल्ली में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरव्यू फेज में मैं दिल्ली जाता था, प्रीलिम्स मेंस में घर से देता था। इंटरव्यू फेज में भी अब जैसे कोविड हो गया है, तो उसके बाद सब लोग अपने लॉकडाउन में थे, तो दिल्ली में क्यों जाता था? डिस्कशन के लिए, क्योंकि पीयर ग्रुप रहेगा, 4 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, ओपिनियंस बनते हैं, और फिर मॉक आंसर्स बन जाते हैं किसी कंट्रोवर्शियल इशू पे। अब वो डिस्कशन आप नेट पे कर सकते हैं। ह्यूमंस हैव अडैप्टेड। ज्यादातर मीटिंग्स अब जूम पे हो रही हैं या किसी भी ऐसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, तो वो डिस्कशन भी आप पीयर ग्रुप के साथ अपने अलग अलग 4 अलग अलग शहरों में बैठे हुए लोगों के साथ भी कर सकते हैं। तो दिल्ली जाना मेरे ओपिनियन में इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। देखिए रिसोर्सेज का मैंने पहले ही बताया था, कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल या डिफरेंट रिसोर्स नहीं होता है। जो ब्लॉग पे लिखा हुआ है, जो हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है, बेसिकली वही फॉलो करना होता है। की इज इन कंसिस्टेंसी, की इज इन डिलीजेंस। आप कंसिस्टेंटली करंट अफेयर्स के अपने नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि एक महीने अखबार पढ़ लिया फिर अगले महीने अखबार देखा ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो रिसोर्सेज बेसिकली वही है। अगर आप चाहें तो मैं जीएस 1 2 3 4 सारे लिस्ट कर सकता हूँ, बट यू विल नॉट फाइंड एनी सिंगल रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑलरेडी हैज बीन मेंशन्ड बाय वेरियस टॉपर्स टाइम एंड अगेन। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु हैज क्लियर्ड दिस एग्जाम बाय रिलाइंग ऑन समरीज, लोग ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आए। ईरा सिंगल मैम है, 2014 में शी क्लियर्ड रैंक 1। फिर अनु कुमारी मैम है, उनने एक सब्सिक्वेंट एग्जाम में काफी हायर सिंगल डिजिट रैंक लाई थी। उनने बोला कि हम 1 महीने में एक बार समरीज पढ़ लेते थे, बट ये आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जितना धीरे धीरे पढ़ता हूँ उतना लंबा रिटेंशन रहता है। तो मैं तो न्यूज़पेपर अपना रोज पढ़ता था, अपने नोट्स खुद बनाता था, मैं समरीज पर रिलाई नहीं करता था। बट ये है कि इनसाइट्स ऑन इंडिया करंट अफेयर्स का जो डेली समरी देता है, न्यूज़पेपर की डेली करंट अफेयर्स देता है, वो क्या होता है, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल है उसके नोट्स बना के डेली अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं। वो डेली में पढ़ता था, सिविल्स डेली का मैं डेली पढ़ता था, ऐसी समरी। और फिर जो उनके क्विजेज होते हैं वो करता था मैं डेली। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कोचिंग या किसी मटेरियल पे रिलाई नहीं किया है, बट मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता कि आप महीने के अंत में एक बार समरी पढ़ डालें। एथिक्स की स्ट्रैटेजी देखिए मैम, ऐसा एथिक्स काफी एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। तो एक बार कोई भी बुक उठा लीजिए, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। कोई भी बुक उठा लीजिए, मैंने क्रॉनिकल की लेक्सिकन जो है वो यूज करी थी, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट्स की फेमिलियरिटी हो जाए। उसके बाद एथिक्स का पेपर इज नॉट अबाउट थियोरेटिकल एप्लीकेशन, इट इज नॉट अबाउट थियोरेटिकल कंसेप्ट्स, इट इज अबाउट एप्लीकेशन। आप उस कंसेप्ट को समझें, फिर आप उसको एग्जांपल्स के थ्रू रिलेट करें जो क्वेश्चन आया है उससे, रियल लाइफ में क्या होता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को नरेट कर सकते हैं वहां पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने